नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू में खबर ख़ास। लेकिन खबर ख़ास में आज सबसे पहले एक ख़ास खबर। जी हाँ, अरशद मदनी ने मीडिया से खिताब किया है और आज उन्होंने बहुत अहम बातें कही। सबसे पहले हम आपको ये सुनाना चाहते हैं। कह रहा है कि ये मस्जिद अपनी जगह पर बनी है और मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, इसी से हक़ के मिल्कियत मुसलमानों का साबित होता है। फिर इससे आगे बढ़कर वो कहते हैं कि जिन्होंने मूर्ति रखी वो भी अपराधी हैं, जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया वो भी अपराधी हैं। इसको और क़ुव्वत मिल गई कि मस्जिद की जगह है, वक्फ़ है, हक़ के मिल्कियत मुसलमानों के लिए है। लेकिन इसके बाद जो फ़ैसला किया तो वो फ़ैसला और पहली ये चीज़ दोनों एक दूसरे से जोड़ नहीं खाती और समझ में ना आने वाली चीज़ है। फिर क़ानूनी एतबार से फ़ैसले में ये बात कही गई है कि 30 दिन के अंदर अंदर रुजू किया जा सकता है। तो चूँकि ये एक हमारा क़ानूनी हक़ है और इसके साथ साथ ये कोई हमारी अना का मसला नहीं है, बल्कि ये एक मजहबी और मस्जिद का मसला है, इसलिए जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी ने ये तय किया कि हम जहाँ तक जा सकते हैं अपने हक़ के मिल्कियत को हासिल करने के लिए हम वहाँ तक जाएं। ये हमारा इंसानी और शरई हक़ है और फरीज़ा है और क़ानूनी हक़ है। वर्किंग कमेटी की जो राय है वो मुत्तफ़क़ा राय है। ये क़त्ए नज़र इसके कि किसी ने क्या राय दी थी, ये मजलिस की अपनी चीज़ थी, लेकिन अब जो चीज़ वर्किंग कमेटी ने कबूल कर ली वही सब की राय है। तो कोई हमसे ज़बरदस्ती हमारा हक़ ले सकता है, लेकिन हम ख़ुद से मस्जिद नहीं दे सकते हैं। और अरशद मदनी ये खिताब कर रहे थे मीडिया से। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि दरअसल जो अयोध्या तनाज़े को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, ये हमारा कानूनी हक़ है कि हम उस फैसले पर नज़रसानी की अपील दाखिल करें और हमने ऐसा किया है। उन्हें उम्मीद है कि जो कानून है, जो मुल्क का अदलिया है, वो इस पर भी गौर ज़रूर करेगा। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के ख़ास मौजू खबर ख़ास की तरफ। Brought out in public and lynched from नाज़रीन, मुल्क में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब किसी एक बच्ची ऐसे जुल्म का शिकार ना होती होगी। बल्कि सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक डेटा सामने ये आया है कि हर 6 घंटे पे वहाँ एक इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आता है और उस तरह से लगभग अब कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं रह गया है मुल्क में जहाँ ये वारदात ना होती हो। कहीं कुछ ज़्यादा, कहीं कुछ ज़्यादा, उससे भी कहीं ज़्यादा। तो आपको याद होगा 2012 में जिस तरह से दिल्ली में निर्भया वाला मामला पेश आया था, उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ था, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की गई थी और यहाँ तक कि हर तरफ से ये मांग उठ रही थी कि जो भी ऐसे मामले में मुजरिम साबित हो जाते हैं, एक तो ये कि फ़ास्ट ट्रैक के तहत उनका मामला चलाया जाए, ट्रायल हो, और जैसे ही जब ये साबित हो जाता है, वो मुजरिम साबित हो जाता है, तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि उसका असर अवामुन्नास पर पड़े। अवामुन्नास में एक सीधा साधा सा एक पैगाम जाए, एक मैसेज जाए कि जो कोई भी ऐसी हरकत करेगा उसकी सज़ा इस तरह की होगी। ये आम आवाम की बात हम कर रहे हैं जो 2012 से शुरू हुआ था, आज हम 2019 में पहुंच गए। लेकिन सवाल हम खुद आज अपने आप से पूछ रहे हैं कि हम, हमारा समाज, हमारा पूरा निज़ाम, हमारे पुलिस, हमारी सरकार आखिर इस मसले के हल की जानिब कहां तक आगे बढ़ी है। आप ज़रा गौर कीजिए, 2019 में हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर प्रियंका के साथ, जो उनका नाम हालांकि कुछ और भी कई जगहों से लिया जा रहा है, कई जगहों पर नाम लेने पर एतराज़ भी किया जा रहा है, बहरहाल जो उस डॉक्टर के साथ हुआ है, ये एक ऐसा मामला पेश आ गया है कि अब इसके बारे में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या हम लगातार इसमें पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमारे पुलिस ने अब तक कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं की, हमने कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं किया, हमने समाज में इतनी बेदारी नहीं लाई कि हम अपनी बेटियों को, बहनों को, जब वो घरों से बाहर निकलती हैं तालीम के लिए, नौकरी के लिए, तो हम उन्हें महफूज महसूस करा सकें और वो खुद भी महफूज महसूस करें।
जो मुल्क का हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट में या असेंबली में इसको लेकर आवाजें उठती हैं, लेकिन कब उठती हैं? जब जनता, जब आवाम परेशान होती है, जब वो सड़कों पर आती है, तब पार्लियामेंटेरियन भी हमारे कुछ ना कुछ बोलते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ है। आज पार्लियामेंट में एक दो नहीं कई नेताओं ने अपनी जुबान खोली है और उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो कई बार जो दानिश्वर उनके जुबान से हम सुने तो ऐसा लगता है कि शायद ये ज्यादा कह जा रहे हैं। ये तो आवाम का काम है कहना। पार्लियामेंट में जो भेजे जाते हैं मेंबर पार्लियामेंट या असेंबली में जो मेंबर असेंबली भेजे जाते हैं, उनका तो काम होता है कानून बनाना और कानून पर अमल करवाना। हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि पार्लियामेंट में आज लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इस मामले पर क्या कुछ हुआ और किन किन खास लीडरों ने इस पूरे मामले को लेकर जो हैदराबाद में हालिया वाकया पेश आया है उसको लेकर क्या कहा। उसमें जया बच्चन ने भी अपनी जुबान खोली है, उसमें गुलाम नबी आजाद भी कुछ कह रहे हैं और दूसरे लीडर भी। Brought out in public and lynched from अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद की जो एक घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है। सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्रोविजन करना होगा, यह सरकार वह प्रोविजन करने को तैयार है। और जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं। ये किसी एक रीजन का या पार्टी का दोष नहीं। बहुत कानून बनाए हमने इससे पहले भी, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि खाली कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे देश, पूरे समाज को खड़ा होना होगा और हर लेवल पे खड़ा होना होगा और हर जगह प्रचार होना चाहिए, न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है कि जब भी ऐसा कोई दोषी पाया जाए तो पक्षपात से हटकर, चाहे वो धर्म का पक्षपात हो, पार्टी का पक्षपात हो, उससे ऊपर उठकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से। I don't know how many times I've stood and I've spoken on this kind of an attachar. I think it's time, whether it's Nirbhaya, whether it's Kathua, or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened, how they have tackled it, and how far the justice has been done to these people. इस तरह की चीज़ें जब कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, I know it's a little harsh, but I think these kind of people need to be brought out in public and lynched properly. तो ये हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं जो ऐसी ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि आखिर क्या कुछ किया जा सकता है जो इस पर लगाम लग सके। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के जब सवाल ये पूछा जाता है कि एक बार जब पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा होता है तो एक दिन के सेशन पर सिर्फ कितने लाखों का खर्चा होता है। जब उस दिन में इनमें से कोई भी एक पार्लियामेंटेरियन एब्सेंट होता है तो क्या उस वक्त इन्हें यह ख्याल आता है कि अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग रहे हैं? जब पूरे सेशन में कोई पूरा सेशन अटेंड नहीं करता तब क्या ये ख्याल आता है कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? आज जब कहीं किसी जगहों पर ऐसा मामला पेश आ जाता है, जब सड़कों पर लोग आ रहे होते हैं, उन्हें एहसास होता है कि हमारी सरकारें, हमारे पुलिस का निज़ाम शायद ये पूरा काम नहीं कर रहा है। नतीजा यह है कि लोग सड़कों पर आते हैं, उनके हाथ में कुछ रहता नहीं करने को। वो या तो यही कर सकते हैं कि या तो मोमबत्तियां जलाएं या फिर कहीं खड़े होकर प्रेयर करें।
बहरहाल इस पूरे मामले की जड़ क्या है और हम कैसे उसके हल तक पहुंच सकते हैं, अपने पूरे प्रोग्राम में मैं आपको बहुत कुछ और बताऊंगा। इस वक्त हम बता दें, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं। साधना जग्गी हैं जो सामाजिक कारकुन हैं, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं सीधे तौर पर, और साथ ही महजबी नाज हैं, सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट, ये हमारे साथ पटना से जुड़ रही हैं। चूंकि लखनऊ और पटना मतलब ये कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले एक दो नहीं, वो हमेशा, अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा कहीं ये मामले होते हैं तो ये नंबर कभी कभी आगे पीछे होता है, लेकिन उसमें वो पोजीशन बना के रखता है टॉप 3 में। बिहार भी कुछ पीछे नहीं है, वहां भी ऐसे कई मामले हुए हैं जब भीड़ ने खवातीन को सरेराह भीड़ ने उनके कपड़ों तक हाथ लगा दिया है। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है, साधना जग्गी जी और महजबी जी। सबसे पहले महजबी, आपके पास मैं ये आ रहा हूं सवाल लेकर कि जब जया बच्चन एक पार्लियामेंटेरियन हैं, वो मंच पार्लियामेंट के अंदर ये कहती हैं कि आई थिंक इस तरह के लोगों को पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए और उनकी लिंचिंग कर देनी चाहिए, क्या पार्लियामेंट में हम उन्हें ऐसा ही बयान देने को भेजते हैं? क्या यही एक आखिरी रास्ता है या इससे कुछ और रास्ते हैं, कुछ और जिम्मेदारियां हैं जिनसे हमारे पार्लियामेंटेरियन बचते रहते हैं हमेशा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी केसेस इस तरह के आ रहे हैं उसमें पब्लिक कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही है। हम लोग कैंडल मार्च कर ले रहे हैं, हम लोग हंगामा कर ले रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन उसका सदमा मनाते हैं, फिर हम वापस अपने दुनिया में चले आते हैं। हम अपने बच्चियों को खूब तरबियत करते हैं कि बेटी कराटा सीख लो, बेटी का कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। हम लड़कों के लिए क्या करते हैं? जो इस तरह के क्राइम करते हैं हम उनके लिए क्या करते हैं? कभी ना उनका कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना कभी उनकी काउंसलिंग करते हैं, ना उन्हें कभी सिखाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। तो जो विक्टिम है हम ही उसको सब कुछ सिखाते हैं। कुछ दिन पहले पटना में भी काफी सारे कॉन्फ्रेंस हुए, उसमें लड़कियों का हो रहा है। जो क्राइम कर रहा है हम उसको खुला छोड़ दे रहे हैं, ना उसको कुछ बता रहे हैं, ना कुछ समझा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह प्रोसेस, जो विक्टिम है हम ही उसे बार बार सब कुछ करे, भाई तुम कराटा सीख लो, तुम सेल्फ डिफेंस सीख लो। ये सब सीखने के बावजूद भी जब इस तरह की बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं समाज इसकी जिम्मेदार है। समाज को आगे बढ़ना चाहिए। कानून है पर कानून का फॉलो अप नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले जो केसेस हुए थे 8 साल की बच्चियों के साथ, उसमें क्या हो रहा था? रेपिस्ट का प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये कहाँ, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हम किसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और जो करप्शन कर रहे हैं, करप्शन दे के छूट रहे हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है, समाज में बेदारी लानी होगी, और खास तौर से अगर ये क्राइम करने वाला जो है, जो सेक्शन है, जिसे हम आमतौर से, जाहिर सी बात है वो लड़के हैं, वो चाहे वो गुमराह हो जाएं वक्ती तौर पर, लेकिन उनके बारे में क्या कुछ हो रहा है? साधना जग्गी हमारे साथ हैं। साधना जग्गी, एक बार 2012 में आपने देखा, हम सब ने देखा कि किस तरह से बिल्कुल सड़कों पर लोग उतर आए थे और मुल्क का कोई एक ऐसा शहर नहीं था जहां उसको लेकर प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। निर्भया कांड को लेकर ऐसा लगा था कि कानून बना है, कुछ सख्ती से अमल होगा, लेकिन ये हम अपने नाज़रीन को बता दें कि आज तक निर्भया कांड के जो मुजरिमीन हैं उन्हें आज तक सजा नहीं हुई है। उन्हें आज तक सजा नहीं हुई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। कई बार मांग उठती है कि उन्हें फांसी पर लटकाया जाए वगैरह वगैरह। अब हम 2019 में हैदराबाद में ये मामला देखते हैं जब वेटनरी के एक डॉक्टर के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ये 2 ही मामले, ऐसे हजारों मामले इस बीच है। 2017 का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 32,000 से ज्यादा मामले सिर्फ 2017 में रेप के हुए हैं। मैं साधना जग्गी जी आपसे जानना चाहता हूं, इस पूरी बुराई का जड़ क्या है? कहां पर जड़ है? कहां ये इस पर वार किया जाए कि इसको बहुत कम किया जा सकता है ऐसे मामलों को? देखिए, इसके लिए 2 चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक तो समाज जिम्मेदार है, क्योंकि ये एक मानसिक प्रकृति तो है ही। जो लोग रेप करते हैं उनके आप संस्कार देखिए, मैं तो कहती हूँ उस माँ की कोख को लानत है जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए, है ना। और दूसरी चीज़ पुलिसिंग से स्टार्ट होती है। और कहाँ पे कानून है? जस्टिस वर्मा की आप देखिए, निर्भया कांड को 7 साल हो गए हैं, कितना हो हल्ला मचा, सब कुछ हुआ। जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट आई, हम लोगों ने भी अपने व्यूज दिए। मैं तो एक घर में जाती हूँ, कितने ऐसे विक्टिम से मिली हूँ और मुझे पता है, उनका दर्द सुना है। आप देखिए 2 साल के बच्चे, महिला से लेकर 75 इयर्स तक की लेडी यहाँ पे महफूज नहीं है। तो मैं तो उनसे मिली हूँ, उनका दर्द मैंने जाना है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो 55 इयर्स में जो रेप का शिकार हुई और उन्होंने
इस भय से और इस प्रताड़ना से अपने आप को समाप्त कर लिया, सुसाइड कर ली। तो आप देखिए कहाँ कानून क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा। बहुत कानून है लेकिन उसका कड़ाई से कोई पालन नहीं है। यहां तक कि घूरने के लिए आप देखिए छेड़छाड़ के 354 है, 352 है, 353 है, 376 के तो अब कई हो गए हैं, परंतु जहां क्लियर कट रेप है वहां भी उनको डर नहीं है। आप पोलैंड में देखिए सुअर से कटवा देते हैं, सऊदी अरब में देखिए, दुबई में देखिए, इवन पाकिस्तान हमसे बेटर है, इंडोनेशिया देख लीजिए, आप कितने कंट्रीज का देख लीजिए रिकॉर्ड, विद इन अ वीक, और पब्लिक में भी उनको दिया जाता है, मॉब लीचिंग भी होती है और उनको वही समाप्त कर दिया जाता है ताकि अगला व्यक्ति, हमारे यहाँ खौफ कहाँ है, डर कहाँ है, किसी को कोई डर नहीं है, हम लोग छूट जाएंगे। 60% जो लोग हैं वो इसमें, ठीक है, मैं आपकी ही बात को दोहराता हूं और आपसे सवाल पूछता हूं कि समाज में ऐसे लोग जो इस तरह की गंदी हरकत को अंजाम देते हैं, उनके दिलों में आखिर खौफ क्यों नहीं है? संध्या जग्गी जी, आपकी बात को मैं आपका सवाल बनाकर आपके सामने रख रहा हूं, क्यों नहीं है ये खौफ? बिल्कुल उनको खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो कानून है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसमें इतना सारा लचीलापन है। हम मिलजुल लिए तो हमारा कुछ पहुंच है, कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गया तो हमारा पहुंच है। आई एम डूइंग समथिंग। मैं जब भी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं जब भी आपके पास आ रहा हूं, जग्गी जी को बोलने दीजिए जी। देखिए मर्सी अपील इसमें टोटली खत्म हो जानी चाहिए। जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, फास्ट ट्रैक कोर्ट सब हम लोग कहते रहते हैं होने चाहिए, इसके लिए स्पेशल कोर्ट होने चाहिए। फास्ट ट्रैक में कई मामले जाते हैं, स्पेशल कोर्ट ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ केसेस शुड बी देयर। एंड हीनियस क्राइम है, इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता। विभत्स है, इतनी विभत्स घटना है जिससे हमारे सब रोम खड़े हो जाते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल अलग कोर्ट बनाना है और 3 मंथ्स में उसको खत्म करना है ताकि अगले व्यक्ति को इसका लेसन मिल सके, उसके दिमाग में ये खौफ। ठीक है, मैं जब भी आपके पास में आ रहा हूं, मैं जब भी, क्या ये खौफ नहीं है ऐसे लोगों के दिलों में, इसलिए वो ऐसे इससे हीनस क्राइम को कर गुजरते हैं? ये खौफ ही एक वजह है। जी जी जी, बेशक कहीं ना कहीं ये हमारे बड़ों से ये सब सीख आ रही है। जो देश के कारकुन सब है, जो देश को चला रहे हैं, उनसे हमारी जनता में ये सब सीख आ रही है। जब वो फ्री है किसी चीज को करने के लिए, उनके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं, लॉ सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए। वो पैसे आपका इशारा किसकी तरफ है? आपका इशारा क्या चिन्मयानंद की तरफ है? आपका इशारा क्या शेल्टर होम, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की तरफ है? किधर है आपका इशारा? हमारा इशारा सारे वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से है जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। हमारा इशारा उन सब बड़े ऑफिसर, सारे बड़े नेताओं पे है जो बड़े पोस्ट का फायदा उठा करके वो अपना काम निकलवा लेते हैं, जो किसी लीगल प्रोसेस के बिना जाकर के काम निकाल लेते हैं। ये सच्चाई है। और ये देख करके जो छोटे होते हैं, क्लर्क होते हैं, चपरासी होते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिस को देख लीजिए, वो भी एक चालान काटने से पहले अगर उनको कुछ रकम कम मिल जाता है तो वो लेकर के उस चालान को ना काट के वो रकम रख लेते हैं। तो ये सब सीख वहां से आ रही है। बिल्कुल जिम्मेदार है। साधना जग्गी को लगता है कि जो कल्प्रिट हैं उनके दिल में ऐसा खौफ नहीं है। महजबी को लगता है कि करप्शन इसकी बड़ी वजह है। आप दोनों से मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहे। सीधे भी रुख करते हैं हैदराबाद, जहां हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त मौजूद हमारे साथ और उनके साथ कुछ लोग भी हैं। संजय, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक सीधी बात यह आ रही है कि जो भी समाज में ऐसा कर गुजरते हैं, ऐसे गंदे काम को अंजाम देते हैं, उनके दिलों में खौफ नहीं है और इसीलिए वो बार बार ऐसे क्राइम को ऐसे लोग अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो 2012 का निर्भया कांड हो या फिर 2019 का ये वेटनरी डॉक्टर वाला मामला हो। संजय, हैदराबाद में लोग क्या कह रहे हैं? क्या ये खौफ का ना होना, चूंकि हैदराबाद में ऐसे मामले कम सुने जाते थे, क्यों यहां भी इस तरह के मामले लगातार हो रहे हैं? क्यों बढ़ रहे हैं लगातार ये मामले? जाहिर तौर पर जो जिस तरह का ये घटना हुई है उससे लोगों में खौफ है ही, और हैदराबाद में लोगों में गुस्सा है इसको बात को लेके कि आखिर एक लड़की के साथ इस तरह की घटना कैसे पेश आ गई। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने कल जो है वो आरटीसी वर्कर्स के साथ जो उनकी बैठक थी उसमें उन्होंने कहा कि 8 बजे के बाद महिलाओं को घर से, जो एम्प्लॉयज हैं आरटीसी की, वो 8 बजे के बाद काम न करे। अब सवाल ये है कि अगर आरटीसी के एम्प्लॉय 8 बजे के बाद अगर काम नहीं कर सकती हैं तो बाकी महिलाओं का क्या होगा? क्या वो सुरक्षा महसूस कर रही हैं? हैदराबाद क्या बाकी में महिलाओं के लिए सुरक्षित है भी या नहीं? हमारे साथ एक वर्किंग वुमन हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फेबा है। ये मुख्यमंत्री ने कल आरटीसी की जो वर्कर्स के साथ मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि आरटीसी महिला वर्कर्स को 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए। आप वर्किंग वुमेन हैं, आपको क्या लगता है, क्या सड़कों पे आपको सुरक्षा महसूस होती है? किस तरह का महसूस करती है? नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षा महसूस नहीं करते हैं। एक्चुअली आई वर्क इन अ हॉस्पिटल और मेरा शिफ्ट और टाइमिंग सब बहुत अलग होता है।
उसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करें, कुछ कहीं बाहर नहीं जाए. दिस इज कम्प्लीटली लाइक स्टॉपिंग आवर फ्रीडम ऑल्सो. When we work, we have like it is a place. Our country has to be perfect, and also they should provide us some kind of security so that even women or men, same equal to men, they should give us also freedom to walk and go for our daily basis works and all. ये देखा विशाल कि लोगों का कहना है कि जो किसी भी महिला को आप उस पर बंधन क्यों लगा रहे हैं कि वो 8 बजे के बाद काम ना करे. कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं. आपको लगता है जो घटना हुई हैदराबाद में, किस तरह का क्या कोई डर महसूस हो रहा है? आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी बेटी है, आपको अंदर से कुछ डर महसूस होता है कि ये सुरक्षा नहीं है? सही सुरक्षा नहीं है. सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं. आपको लगता है कुछ डर महसूस होता है? Yes. Hello, everybody. For good morning and good evening. And any lady, night time working is not good. And 8 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, and ladies and gents and walking and running, and police any interest in not taking, and killing for the ladies. Somebody place, but not anybody see them in. Are you feeling safe here? By bringing in bike and giving and kiss and drinking in the beer and killing, and after that throwing and going. This is not possible. But take them and police very strict. This is for the Mukhyamantri also do. This is for the Mukhyamantri job. To reply. ये जाहिर तौर पर इनका कहना है कि मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिर क्यों महिलाएं 8 बजे के बाद ना निकले. आप महिलाओं पर रोक क्यों लगा रहे हैं? आप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करिए, आप उनको पुलिस प्रोटेक्शन इस तरह से दीजिए. बिल्कुल संजय, और आपकी इन बातों से मुझे एक वो बात याद आ रही जो गांधी जी ने कहा था कि जब आधी रात पे भी हमारी महिलाएं, हमारी ख्वातीन अगर सड़कों पर निकलें और अपने आप को फ्री और अपने आप को महफूज महसूस करें, तब जाकर यह समझा जाएगा कि वास्तविक स्वतंत्रता हमें मिल गई है, मतलब सही मानों में हमें आजादी मिल गई है. क्या ये सवाल नहीं उठ रहा है गांधी की उस सोच के ऊपर? साधना जग्गी, आपके मैं सवाल लेकर आ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? कब तक आपको लगता है कि हिंदुस्तान में ये पॉसिबल होगा कि आधी रात में भी खवातीन किसी भी शहर में वो बिल्कुल उसी हिफाजत की सोच के साथ निकल सके जैसे एक मर्द निकलते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो सीरियल्स बन रहे हैं, जो हमारे समाज में सब कुछ है. एक सीरियल आया था, इस देश में ना आना मेरी लाडो. गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट क्यों कराया जाता है? हर एक को अपनी गर्ल्स प्यारी हैं, बच्चियां प्यारी हैं, परंतु हमारे देश के ये हालात देख के कि उस बच्ची को उस दुनिया में ही लोग पेरेंट्स नहीं लाना चाहते कि कल हमारी बेटी बिल्कुल महफूज नहीं है, उसके साथ ये ना हो जाए. लड़की पैदा होने पर आज भी गला दबा दिया जाता है. क्यों? क्या कारण है उसका? बच्चे सबको प्यारे होते हैं. एक माँ खुद अपनी बेटी को नहीं चाहती कि वो ये दर्द फेस करे जो हमारे देश में फेस किया जाता है. कहाँ हम लोग सवाल ये कि ये सिर्फ हम विलाप करते रहेंगे, हम हाय हाय विलाप करते रहेंगे सिर्फ, या फिर हम डिमांड भी करेंगे कि हमें सरकारों से जिस सुरक्षा की डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए हर हाल में? देखिए, डिमांड्स पूरी है, कानून भी बना है. जस्टिस वर्मा की जो रिपोर्ट आई है उसमें एक एक चीज बताई गई है, परंतु इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है. यहाँ पे पुलिसिंग की कमी आ रही है. थाने में वो उसकी बहन जब फोन करती है और उसको 30 किलोमीटर तक ले जाया जाता है डॉक्टर को, बीच में 3 घंटे कुछ एक्शन नहीं होता. अगर पुलिस एक्शन ले लेती तो शायद उसको बचाया जा सकता था, उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है. मैं जब हमारे साथ मौजूद है, मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ हैदराबाद की कुछ और बच्चियों से हमने बातचीत की है. ये जानना चाहा है कि उनकी नजर में ऐसे मामलों के लिए क्या कौन से हालात जिम्मेदार होते हैं. पहले वो आपको सुनाते हैं. देखिए, जिम्मेदार तो अगर देखा जाए तो लड़कियां बहुत तरक्की कर रही हैं. ऐसा नहीं है कि लड़की शाम में निकल नहीं सकती, शाम में बाहर नहीं आ सकती. तो ये चाहिए कि सामने वाले को नज़र झुका के रखना पड़ता. अगर वो इंसान, अगर वो लड़की को अगर देखना चाह रहे हैं, हर किसी, अगर उनकी जगह उनकी बहन भी हो सकती थी वो प्लेस पे. मतलब आप कौन सी भी चीज़ कर दो उसका असर आपको जल्दी मिल जाता. अब उन्हें गुनाह करे. अब ऐसा नहीं है कि भाई बच्ची बाहर ही नहीं निकलेंगी. तो एक लड़की आपकी ज़िंदगी में इतने रोल्स लेके जाती देखती, तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई वो नज़र कैसा उठा सकना वो बच्ची के ऊपर. ऐसी सोच रखना कि भाई मेरी भी हो सकती ना. खतावार तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स है, जो लड़की के साथ बदसलूकी करे उन लोग ही है. ना लड़की की कोई गलती है ना पुलिस वालों की गलती है. अभी वो लड़की के संगत हुआ, उसके जिम्मेदार तो उसके खताई है.
लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन लड़कियों को सेल्फ डिफेंस भी सिखाना चाहिए। अगर वो लड़की को कुछ कराटे फिर कुछ भी आता, बॉक्सिंग भी आती थी, तो उन्हें खुद अपनी हिफाजत कर ले सकती थी। लेकिन वो बच्चों की गलती बहुत बड़ी है, लेकिन उन लोगों को भी सज़ा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरी आने वाली नस्ल ऐसा कदम उठाने से पहले 10 खुद सोच ले। ये जो प्रियंका रेड्डी का ये जो केस है, ये बहुत सीरियसली हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो एक लड़की थी, उसने कुछ जुर्म नहीं किया था, ना उसकी कुछ गलती थी। वो अपने रास्ते से आ रही थी, अपने रास्ते से जा रही थी। तो मेरा सीधा सा पॉइंट ये है कि बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। ये तो है, कॉमन वाली बात है, मगर सबसे बेस्ट ये है कि सबसे ज़्यादा सीखने के लिए आदमियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि वो किसी की बहन है, वो किसी की माँ है, वो किसी की बेटी है। और कुछ और बच्चियों से हमने ये पूछा कि इनके नज़र में ऐसे मामलों का हल क्या है, क्या होना चाहिए कि ऐसे मामले ना घटें। लड़कियों में है, पर इसकी जो है अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में। तो पहली चीज़ अवेयरनेस रहना। और मतलब अपन देखते रात में रैली, वो पुलिस मुहिम निकाल देती, कुछ भी चेकिंग के वास्ते निकल जाती, तो वैसे जैसे अचानक चेकिंग को आ जाते, वैसे अवेयरनेस पब्लिक में देना कि भाई आप लोगों के वास्ते ये ऐप्स है, आप लोग ये डाउनलोड करके रखो, हम लोग आपको ये चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंडली है, हमारी पुलिस फ्रेंडली है बल्कि। और लड़कियों में भी मतलब ऐसा न डाल देना कि भाई अब नको जाओ तुम बाहर, ऐसा नहीं रुक देना। तुम जाओ बाहर, सामने वाला अगर तुम्हारा कुछ भी बोल रहा, तुम सुन के नको, सुना के हो 4 चीज़ें। बच्चियों में सब पावर देना, डिफीटिंग पावर देना। गवर्नमेंट वालों को तो इतना करना चाहिए कि कॉलेज में या गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चियों को कराटे या फिर उन लोगों की हिफाजत उन लोग कर लिए जैसा कुछ तो भी सिखाना चाहिए। अपने पेरेंट्स भी तो इतनी हिम्मत करके हमको यहाँ दूर तक भिजा रहे, अब थोड़ा स्कूलों में भी, थोड़ा कॉलेजों में भी थोड़ी हिम्मत करके हम लोगों को थोड़ा और अच्छा सिखा दिए तो अच्छा रहता हमारे से। लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना सीखना चाहिए और उनको बुरी निगाहों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो उनकी बहन भी हो सकती थी उस जगह पे। और सीधा सा ये मैं बोलना चाहूँगी कि उन लोगों को सीधे से सीधे फांसी की सज़ा ही दी जाए, उन लोगों को छोड़ा ना जाए, हमें पब्लिक के हवाले भी ना किया जाए, बल्कि उनको, अगर मेरा बस चला तो, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरा ओपिनियन अगर मैं बताऊँ तो अरब कंट्रीज़ में तो 2 बातें सीधे तौर पर आई हैं। मैं जब भी आप भी यही बात कह रही थी और जग्गी आप भी कह रही थी कि समाज में बेदारी, कानून बना हुआ है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, पुलिसिंग की बहुत कमी है, ये जग्गी ने कहा है। मैं जब भी ये कह रही हूं कि करप्शन बहुत जिम्मेदार है, साथ ही साथ इनका ये कहना था कि बेदारी बहुत जरूरी है। हम सिर्फ लड़कियों को ये क्यों बताएं कि आप ये ना करो, आप वो ना करो। अभी संजय बता रहे थे कि वज़ीर आला ने उन्होंने ये कहा है कि जो TSRTC में जो फीमेल वर्कर्स हैं उनके टाइमिंग 8 के बाद ना रखी जाए। इसका मतलब क्या है कि वज़ीर आला खुद ये मैसेज दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये दिस प्लेस इज नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है महिलाओं के लिए या बच्चियों के लिए। तो फिर अगर वो नहीं जा सकती तो दूसरी बच्चियां जो कॉलेज, स्कूल, ट्यूशन या कहीं और नौकरी करती हैं, 24 आवर का जॉब होता है, तो वो ऐसे कैसे कर सकती हैं। संजय, मैं आपके पास आ रहा हूं, 20-30 सेकंड हमारे पास है। संजय, इसको रैप अप करें कि दरअसल इस पूरे मुद्दे के बाद हैदराबाद में आपको क्या दिख रहा है, क्या कुछ नया, कुछ स्ट्रांग होने जा रहा है ताकि बच्चियां महफूज कर सकें सेफ अपने आप को? विशाल, जो आवाज उठ रही है वो तो साफ तौर पे ये है कि अब इस पे कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए। निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ तो उसके बाद से जिस तरह से जन सैलाब और सड़कों पर उमड़ा था, वही फील, वही वो लोगों के अंदर नजर आ रहा है। और वो चाहते हैं कि अब इस पे कुछ कॉन्क्रीट हो जाए, कुछ इस तरह का हो कि जो जघन्य अपराध करने वाले लोग डरें, वो सोचे 100 बार कि अगर ऐसा किया तो उनके साथ बहुत बुरा परिणाम होगा। ये सबसे बड़ी बात है और यही मैसेज लोग देना चाहते हैं। उनका जो डिमांड है जस्टिस के लिए, वी वांट जस्टिस, वो जस्टिस यही है कि वो इस पे चाहते हैं कि कुछ इस तरह का मैसेज समाज में और कानून में इस तरह की चीजें स्ट्रॉन्ग मैसेज शुड बी गिवन। मैं जब भी आपके पास में आ रहा हूं, 20 सेकंड का वक्त है, क्या चाहेंगे आप, क्या अपील करेंगे, क्या होना चाहिए? मैं जब भी अब मैं अपील करूंगी कि जैसे अभी कैंडल मार्च फीमेल्स कर रही है, फीमेल्स वाई फीमेल ही क्यों, मेल क्यों नहीं आगे बढ़ा? आज के कॉन्फ्रेंस में मेल कितनी है, हमारे इसी डिबेट में मेल कितने हैं? मेल की काउंसलिंग होनी चाहिए, मेल बॉयज की परवरिश भी उनकी उस हिसाब से होनी चाहिए। परवरिश में भी कमी हो रही है, मोरल एजुकेशन होना चाहिए और बॉयज की काउंसलिंग होनी चाहिए, ना कि फीमेल की। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बॉयज की। आप बॉयज का कॉन्फ्रेंस करें, बॉयज की काउंसलिंग करें, उनका माइंडसेट बताएं कि ये गलत है, ये मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। जग्गी, वक्त की थोड़ी कमी है, आपसे मैं फाइनल कमेंट नहीं ले पा रहा हूं, शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये जो सिलसिला चला आ रहा है निर्भया का 2012 से 2019, समाज में तरक्की हो रही है ऐसा कहा जा रहा है, हम हाईटेक हो रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इस मामले में हम पीछे क्यों रह जा रहे हैं? आखिर ये मामला कब थमेगा?
आदाब। Brought out in public and lynched.